नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और इजराइल के द्वारा कंबाइंड रूप से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और इन दोनों देशों के द्वारा अपने अपने अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। अमेरिका के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड इसके अलावा इजराइल के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया है उसे नाम दिया गया है ऑपरेशन लॉयंस रॉर। और इन दोनों ऑपरेशनों के तहत लगातार ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल जो है मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं और इसमें ईरान की जो परमाणु संयंत्र है उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है, उन पर भी लगातार जो अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान के जो सरकारी कार्यालय हैं उन पर भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं और इस प्रकार से ईरान को तबाह कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की खबरें हमारे सामने पहले भी आई थी और पहले भी अमेरिका जो है ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अटैक कर चुका है, जीबीयू जैसे बंकर बस्टर बम भी डाल चुका है। तो ये खबर सामान्य है। अब हमारे लिए इस खबर में क्या ज़रूरी है वो हम इस खबर से निकालेंगे और हमारे एग्जाम्स में इन खबरों से क्या आने वाला है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए समझ लेते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया है और इजराइल ने अपने ऑपरेशन को जो नाम दिया है उसे नाम दिया है ऑपरेशन लॉयंस रॉर और इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो नाम दिया गया है वो नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इन दोनों ऑपरेशनों के तहत लगातार जो है शुरुआत में तेहरान में जो खामेनी परिसर है उस पर हमला किया था। इसके अलावा सरकारी कार्यालय थे, सैन्य ठिकाने थे, उन सभी पर हमला किया था। और अभी हाल ही में जो उपग्रह की तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों से पता चला है कि खामेनी के जो आधिकारिक निवास है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा गया है। और इसमें अमेरिका और इसराइल की मीडिया के द्वारा यहाँ तक दावा कर दिया गया है कि इसमें ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं आमिर नासिरजादे वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं उनके कमांडर हैं मोहम्मद पाकपुर, ये भी इसमें ख़त्म हो चुके हैं और इसके अलावा जो वरिष्ठ कमांडर हैं वो भी इसमें ख़त्म हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका और इजराइल की मीडिया के द्वारा दावे किए गए हैं। और इसके साथ ही ईरान की जो राष्ट्रपति आवास है इसके समेत जो कई मंत्रालय हैं उनके भवनों पर भी अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमले किए गए हैं। और इसके साथ ही इजराइल ने ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसके दफ्तर को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है और इजराइल ने ईरान में करीब 30 ठिकानों पर हमला किया है। और इजरायली सेना ने कहा है कि उसने देश भर के इलाकों में एयर रेड सायरन वो बजा दिए हैं ताकि जनता को जवाबी कार्रवाई अगर ईरान की तरफ से कोई की जाती है और मिसाइल दागी जाती है तो उसमें जो है संभावना रहे कि लोगों को सचेत करके तुरंत की तुरंत उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से ईरान के जो सरकारी कार्यालय हैं, राष्ट्रपति आवास है, मंत्रालय हैं, खुफिया एजेंसी है, इस प्रकार से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनमें करीब 30 ठिकानों को इसमें निशाना बनाया गया है और उन्हें तबाह कर दिया गया है। नेतन्याहू और ट्रंप के द्वारा इन हमलों का समर्थन करते हुए कहा गया है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम में मिसाइल क्षमता है उसको ख़त्म करने और इसके अलावा ईरान के अंदर जो शासन है उसे बदलने के लिए ऐसा अमेरिका और इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। और ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है ईरान के लोगों से कि वो सरकार पर कब्जा कर लें और खामेनी की जो सरकार है उसे उठा करके फेंक दें, तख्ता पलट कर दें। एंड इसके अलावा ईरान के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई है और इसमें ईरान अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जवाब देते हुए इजराइल पर मिसाइलें दागी है। इसके अलावा इसके साथ ही कतर, यूएई, सऊदी अरब और इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी जो संपत्ति है उन्हें नुकसान करने के लिए इसमें ईरान के द्वारा हमले किए गए हैं। और ईरान ने करीब 400 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात समेत जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो अमेरिकी बेस था उसे भी निशाना बना करके ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा ईरानी जो हमले हैं उनके कारण इजराइल ने अपने जो लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें और कभी भी इस प्रकार के अगर हमले हों तो सामने ना आए और सुरक्षित रहें। एंड इसके अलावा भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। मध्य पश्चिम में बिगड़ती हालत को देखते हुए भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालतों को देखते हुए इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और इसके अलावा हर समय चौकन्ने रहें। और इसके अलावा दूतावास ने आगे कहा है कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इजरायली अधिकारियों और इसके अलावा होम फ्रंट कमांड द्वारा सुरक्षा जो भी जारी सुरक्षा गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन करें। जो भी उन्हें देश के द्वारा, इजराइल के द्वारा, इसके अलावा जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं ईरान के द्वारा सुरक्षा के लिए जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है उनका सख्ती से पालन करें और जो है सुरक्षित रहें।
एंड इसके अलावा भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो 24 घंटे चालू रहेगा। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए तेल अवीव में भारतीय दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। इसमें ये टेलीफोन नंबर जारी किया गया है एंड इसके अलावा ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी के थ्रू भारतीय दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। और इसके अलावा एडवाइजरी में लास्ट में बताया गया है कि एम्बेसी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और ज़रूरत के हिसाब से अपडेट जारी करती रहेगी, ताकि जो है भारतीय जो नागरिक हैं वो तुरंत के तुरंत अपडेटेड रहें और अपने जो है सुरक्षित रहें। एंड इसके साथ ही इजराइल के द्वारा एंड इसके अलावा जो ईरान है उस पर इस प्रकार से हमले हो रहे हैं, तो उसने ईरान के द्वारा खासतौर पर अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया है। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और कतर इन सभी के द्वारा अपनी जो एयर स्पेस है वो बंद करने की घोषणा कर दी है। और जिस प्रकार से ये हलचल मध्य पश्चिम के अंदर देखी गई है, उसको देखते हुए भारतीय जो उड़ान मंत्रालय है और नागरिक उड्डयन विमान मंत्रालय है उसके द्वारा भी जो है इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उसमें अब उस तरफ कोई भी विमान जो उड़ान नहीं भरेगा। एंड इसके अलावा इसमें अब जो फाइटर्स और इसके अलावा जो मिसाइल हैं इस पूरे के पूरे फाइट में यूज़ की गई हैं, उनके बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं कि कौन कौन से हथियार किस देश के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें जो यूज़ की गई है एक टॉमहॉक है, जो एक लंबी दूरी तक हर मौसम में काम करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके इस्तेमाल अमेरिकी नेवी करती है और लगभग 5.6 मीटर लंबी और इसके अलावा 1600 किलोग्राम वजन और लगभग 880 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली यह मिसाइल अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 1600 किलोमीटर एंड इसके अलावा इससे ज़्यादा दूरी के टारगेट्स को उस पर अटैक कर सकती है, उसे ध्वस्त कर सकती है। और इसके साथ ही इसकी सटीक गाइडेंस इसे भारी सुरक्षा वाले या ज़्यादा कीमत वाले टारगेट पर बहुत सटीक निशाना बनाने के लिए, निशाना लगाकर उसे ध्वस्त करने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एंड इसके अलावा इसमें स्टील्थ फाइटर्स भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें F-35 आधे है जिसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि F-35A लाइटनिंग 2 का इजरायली कस्टमाइज वर्जन है और ये दुनिया का पहला F-35 वर्जन है, वेरिएंट है, जिसे देसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटीग्रेट करने की इजाज़त है। यानी अमेरिका के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इजराइल को ये अनुमति दी गई है कि इजराइल अपने हिसाब से इस फाइटर जेट को इंटीग्रेट कर सकता है और इसे जो है मॉडिफाई कर सकता है, अपने सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर इसमें इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा F-15I राम एंड इसके अलावा F-15E जो स्ट्राइक ईगल है, लंबी दूरी तक स्ट्राइक वेरिएंट्स हैं, जिसे 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी जो स्कड मिसाइल है उनके हमलों के बाद इजराइल को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। एंड इसके अलावा स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है डेलिला एंड रैम्पेज, इजराइल में बनी स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर से टारगेट पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी डिफेंस रेंज पर जो है आराम से बाहर से अटैक किया जा सकता है, इसके लिए इसे इन दोनों मिसाइलों को डेवलप किया गया है। डेलिला अपनी लॉइटरिंग कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है एंड इसके अलावा यह हमला करने से पहले टारगेट को खोज सकती है और उसकी पुष्टि भी कर सकती है। एंड इसके अलावा जबकि रैम्पेज है वो हाई स्पीड एंड लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और जो हाई और टाइम सेंसिटिव टारगेट के लिए ऑप्टिमाइज की गई है। यानी रैम्पेज जो है काफ़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और दूरी तक अटैक करके अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। और डेलिला है वो लॉइटरिंग कैपेसिटी के लिए जानी जाती है कि पहले वो अपने टारगेट को पहचानेगी और टारगेट को पहचानने के बाद उसे ध्वस्त कर पाएगी। एंड इसके अलावा इसमें यूज़ की गई है स्पाइस बम, यानी राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डेवलप की गई स्पाइस यानी स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट एंड इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव किट बिना गाइडेड बमों को ऑटोनॉमस एंड इसके अलावा प्रिसीजन गाइडेड हथियारों में बदल सकती है। और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि स्पाइस बम GPS डिनाइंड या फिर जाम माहौल में भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस और इसके अलावा स्टोर किए गए टारगेट इमेजनरी का इस्तेमाल करके सटीकता के साथ इसका हमला किया जा सकता है, जो रिसेंटली ईरान के अंदर देखा गया है। इसका ज़्यादातर ईरान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। एंड इसके अलावा संयुक्त प्रत्यक्ष हमला गोला बारूद यानी JDAM किट, ये GPS और इसके अलावा इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस जोड़कर आम डम बमों को भी हर मौसम में काम करने वाले स्मार्ट बमों में बदल देती है। यानी JDAM किट है वो इस प्रकार का नेविगेशन और इनर्शियल गाइडेंस देती है कि ये कहीं ना कहीं जो बमें काम भी नहीं करती
उन बमों को हर मौसम में ये काम करने लायक बना देती है और इससे एयरफोर्स को काफ़ी कम खर्च में, खराब मौसम में, कम विजिबिलिटी वाली कंडीशन में भी सटीक हमला करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। यानी इसकी मदद से एयरफोर्स दिखाई ना दे तब भी जो है टारगेट को हिट कर सकती है। एंड इसके अलावा बंकर बस्टर बम यानी GBU-28 ये एक 5000 पाउंड है। इसके अलावा 2268 किलोग्राम का एक लेज़र गाइडेड पेनिट्रेटर बम है और जिस गहराई में दबे जो कमांड सेंटर होते हैं, बंकर होते हैं और जो मजबूत न्यूक्लियर सुविधाएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। और इसका भारी वर्जन है वो मजबूत कैसिंग, इसे फटने से पहले जो मजबूत कंक्रीट है एंड इसके अलावा ज़मीन को भेदने में मदद करती है। यानी ये मैंने फुटेज लगाया हुआ है, इस फुटेज में ये सामने दिख रहा है इतना लंबा, ये कहीं ना कहीं जो कंक्रीट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए और बंकर है या कोई कमांड सेंटर है या फिर न्यूक्लियर सुविधाएं हैं उन तक पहुंचने के लिए जब ये एक बार गिरता है तो ये काफ़ी ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाता है, करीब 20 मीटर तक चला जाता है। तो उतने अंदर जाने के बाद ये विस्फोट करता है तो ये कहीं ना कहीं जिस जगह पर गिरता है उसे ख़त्म ही कर देता है। एंड इसके अलावा सशस्त्र लंबी दूरी के ड्रोन, इसमें हेराल्ड ड्रोन है, इसके अलावा ईटन ड्रोन लंबे समय तक चलने वाले बिना पायलट के ड्रोन हैं जिन्हें इजराइल जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा इसे बनाया गया है। मीडियम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने में सक्षम है। इनका इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में निगरानी, इसके अलावा खुफिया जानकारी और इकट्ठा करने के लिए और सटीक हमला करने के लिए, मिशन को अंजाम देने के लिए इसे ज़्यादातर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका इस्तेमाल रिसेंटली इजराइल के द्वारा ईरान में भी इन दोनों ड्रोन से उनका इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा अब ईरान के द्वारा किन हथियारों, किन मिसाइलों का इसमें उपयोग किया गया है तो इसमें ईरान के द्वारा उपयोग किया है वो है साहब 3, एक लिक्विड फ्यूल वाली रोड मोबाइल एंड इसके अलावा मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो नॉर्थ कोरिया के नोडोंग 1 से इसे ली गई है, यानी नोडोंग 1 से ईरान को प्राप्त हुई है। एंड इसके अलावा यह ईरान की पहली मिसाइल थी जो पूरे इजराइल पर हमला कर सकती थी और लंबी दूरी की रोकथाम की इसकी रीढ़ की हड्डी थी। यानी साहब 3 एक ऐसी मिसाइल थी जो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इजराइल को कवर करती थी और उसमें कहीं भी अटैक कर सकती थी। एंड इसके अलावा 2015 में पेश की गई इमाद मिसाइल ईरान की पहली प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें टर्मिनल गाइडेंस जो पहले के मॉडल्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक जो है सटीकता देती है, इसके हिसाब से ये अटैक कर सकती है। तो ये साहब 3 का एक वर्जन है जो रिसेंटली इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ईरान के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। और इस प्रकार की करीब 400 मिसाइल हैं वो ईरान के द्वारा इजराइल पर रिसेंटली दागी गई हैं। एंड इसके अलावा गदर साहब 3 का ये एक बेहतर वर्जन है और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा एंड बेहतर एक्यूरेसी और बेहतर मोबिलिटी देता है। यानी साहब 3 गदर का एक एडवांस वर्जन है जो सटीकता, रेंज एंड एक्यूरेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जाना जाता है और जिससे अब ईरान मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर हिस्सों को टारगेट कर सकता है और इसके अलावा दुश्मन को रोकने की इसकी कोशिशों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। यानी जब ये मिसाइल अटैक करेगी तो दुश्मन जो है किसी भी हालत में इसे रोक नहीं पाता है और अगर दुश्मन रोकने की भी कोशिश करेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि साहब 3 जैसी मिसाइल को, जो ईरान की सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है, उसे रोक पाए। तो इस प्रकार से ये कुछ मिसाइलें हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए और ये करंट के हिसाब का जो करंट अफेयर्स है उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये एग्ज़ाम्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अब करंट अफेयर्स में आएंगे। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।